प्यारे प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आप सबको सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत मूल अधिकारों पर चर्चा करूंगा। मुझे आशा और उम्मीद है आप इस क्लास के माध्यम से मूल अधिकारों को जानोगे, समझोगे और भविष्य में अपने अधिकारों के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करोगे और अपने विद्यार्थियों को भी मूल अधिकारों से आप परिचित कराओगे। जहाँ तक मूल अधिकार की बात है तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। संविधान निर्माता मूल अधिकारों के संबंध में अमेरिकी संविधान से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अधिकतर विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है, तो आज मैं यह भी क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैग्ना कार्टा क्या है, या जब अधिकारों की बात आती है, किसी बड़े अधिकार की बात आती है, तो उस अधिकार को हम मैग्ना कार्टा की संज्ञा क्यों देते हैं। जैसे आपने यह सुना होगा, अधिकतर यह कहा जाता है कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 भारतीय शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा है। खासकर अनुच्छेद 21 से, जिसमें राइट टू एजुकेशन है, या भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। तो यहाँ यह बता देना चाहूँगा कि आधुनिक विश्व में, आधुनिक समय में जिस हम अधिकार की बात कर रहे हैं, यह अधिकार पहली बार किसी राजा के द्वारा ट्रांसफर किया गया था। तो वह राजा थे किंग जॉन। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन को रेनीमेड नामक स्थान पर वहाँ के जो लॉर्ड थे, जो भूस्वामी थे, किंग जॉन को घेर लिया और उनकी कुछ मांगे थी, कई सूत्रीय मांगे थी, जिस पर सिग्नेचर करने के लिए किंग जॉन को बाध्य कर दिया गया। रेनीमेड नामक स्थान पर 1215 ईस्वी में किंग जॉन घिर जाने के कारण ट्रांसफर ऑफ पावर, अपने कुछ शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया, और जिन शक्तियों का ट्रांसफ़र किया, हस्तांतरण किया, जिस पत्र पर सिग्नेचर किया, उस पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा वह पत्र है, वह प्रपत्र है, जिस पर दुनिया में किसी राजा ने पहली बार अपनी शक्तियों का या अपनी पावर का ट्रांसफ़र किया था, या अपनी शक्तियों का हस्तांतरण किया था, या जनता को कह सकते हैं पहली बार किसी राजा ने लिखित रूप से आदेश, अधिकार दिया था। तो इसलिए मैग्ना कार्टा दुनिया का पहला अधिकार पत्र था जो जनता को प्रदान किया गया था। इसीलिए जब कोई बड़े अधिकार की बात होती है या हमें कोई बड़ा अधिकार मिलता है, तो हम उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। जैसे भारतीय संविधान के भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, या जैसे कि हम अनुच्छेद 21A को भारतीय शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये रहा मैग्ना कार्टा। आगे हम फिर बात करते हैं कि अधिकार है क्या। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास असंभव है, या बिना अधिकार के हम अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि सभी के विकास के लिए अधिकार का होना
अति आवश्यक है। जहाँ तक अधिकारों के उदय की बात है तो विभिन्न विद्वानों ने अधिकारों के बारे में अपना अपना मत दिया है, अपने अपने विचार प्रकट किए। लेकिन यदि हम इसका निचोड़ निकालें तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति सदैव स्वतंत्र रहना चाहता है और राज्य हमेशा नियंत्रण रखना चाहता है। तो इस प्रकार व्यक्ति जो इंडिविजुअल होता है और जो स्टेट होता है, इन दोनों में कंट्राडिक्शन होता है, क्योंकि स्टेट हमेशा कंट्रोल रखना चाहता है और व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। तो इन दोनों के कंट्राडिक्शन के फलस्वरूप जो कंप्रोमाइज होता है वही अधिकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप विद्यार्थी हो, मान लीजिए आपको हम इंडिविजुअल मान लेते हैं, आप हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हो। मान लीजिए यह डाइट या संस्थान गवर्नमेंट अथॉरिटी का ही पार्ट है, यह आप पर जो है तमाम प्रकार के नियम उपनियम बनाए हैं जिससे आप जो है उसी के अनुसार अपना प्रशिक्षण ले सको। तो कहीं ना कहीं संस्थान आपको हल्का नियंत्रित रखना चाहता है और आप स्वतंत्र रहना चाहते हो। तो ठीक इसी प्रकार राज्य में भी होता है। व्यक्ति राज्य में हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। व्यक्तिवादियों का यह पहला स्टेटमेंट है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। वह राज्य को व्यक्ति के विकास में बाधक मानते को हमेशा कंट्रोल करता है, लेकिन राज्य के अंतर्गत राज्य हमेशा यही चाहता है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और बंधुत्व बना रहे। माइट इज राइट, मत से न्याय समाज में ना आए। तो इसके लिए राज्य तमाम प्रकार के विधियां बनाई है, तमाम प्रकार के नियम उपनियम और कानून बनाए हैं। तो इस प्रकार राज्य के कंट्रोल को कैसे नियंत्रित करने के साथ साथ व्यक्ति के भी कुछ अधिकार मिले, तो इन दोनों के कंप्रोमाइज के फलस्वरूप जो हमको कुछ शक्तियाँ मिलती हैं उसे हम अधिकार कहते हैं। तो ये रहे आपके अधिकार। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। जब हम अपने संविधान पर आते हैं, इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। अर्थात बेटा जो मूल अधिकार हैं ये विधि के शासन को, कानून के शासन को स्थापित करते हैं। और आप जानते हो कि देश में हमारा जो संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग हमारी सरकार चलती है और जो संविधान का रक्षक है, जो जिसको संविधान की सुरक्षा की गारंटी दी गई, सुप्रीम कोर्ट है। इस प्रकार यहाँ हम, जैसा कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध विद्वान डायसी ने कहा है कि कानून का शासन सबसे अच्छा शासन होता है। तो यह कानून के शासन को स्थापित करने में कहीं ना कहीं मूल अधिकार हमारी जो है मदद करते हैं। मूल अधिकारों को आगे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि संविधान द्वारा इन्हें सुरक्षा और गारंटी दी गई है, जो राष्ट्र का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चौमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। तो ये रहा बेटा मूल अधिकार की सामान्य बातें। अब आगे हम बात करेंगे कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ये हमेशा याद रखना, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
5वां संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा जो संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। इस प्रकार यह मूल अधिकारों की सूची में अब नहीं है, यह एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार जो आज के समय में छठा मूल अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, अर्थात भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये रहे बेटा आपके 6 मूल अधिकार। आगे हैं मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो मूल अधिकार हैं उनकी ये क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इनकी खासियत है। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वह आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ये असीमित नहीं होते हैं, ये वाद योग्य होते हैं, अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं यदि हमारे मूल अधिकारों का कहीं पर भी हनन होता है तो हम जो है वाद दायर कर सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो मूल अधिकार हैं इसके हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं, हम रिट दायर कर सकते हैं और हम जो है अब बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी पहली विशेषता हुई। कुछ मामलों को छोड़कर इनमें ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्यवाही या व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही। जब अधिकार या राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसका उल्लंघन हो रहा हो तो वह संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार हैं। आगे है इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले भी होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित है, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं जो व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं। ये हमेशा ध्यान देना कि वह अधिकार जो व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं उसे सकारात्मक मूल अधिकार कहते हैं, और वह अधिकार उनको हम नकारात्मक विशेषताओं वाला कहते हैं जो राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं। अगला है ये न्यायोचित होते हैं, व्यक्तियों की अदालत में जाने की अनुमति देते हैं और जब भी इनका उल्लंघन होता है, अर्थात यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है, केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम, जैसा कि मैंने पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब हाई कोर्ट के निर्णय से, जजमेंट से आपको संतुष्टि ना मिली हो, तो हाई कोर्ट तब आप आगे जा सकते हो। ये अस्थाई नहीं है, आगे लिखा गया है। इसकी विशेषता है संसद इसमें कटौती कर सकती है, कमी कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, अर्थात राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकारों का खत्म किया, स्थगित किया जा सकता है, छीना जा सकता है। तो ये इसलिए अस्थाई नहीं है। जब युद्ध चल रहा हो, बाह्य आक्रमण हो या राष्ट्र संकट हो या आंतरिक विद्रोह हो, तो इस समय इसको स्थगित या स्थगन किया जा सकता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जो अनुच्छेद 21 है भारतीय संविधान का, वह कभी आपसे छीना नहीं जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि जब देश में आपातकाल हो, इमरजेंसी पीरियड हो, तो उस समय आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 21 में जो राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, उससे कभी नहीं छीना जा सकता है। जैसा कि जैस्मिल ने कहा है कि आपके शरीर, आपकी आत्मा पर आपका अपना अधिकार है, यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। तो इसलिए अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान किया गया है
कि आपके जीवन पर आपका अधिकार है, संकट काल में भी सरकार इसे छीन नहीं सकती है। हाँ, यह बात ज़रूर है, इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि अनुच्छेद 21 जो है संकट काल में यह सैन्य व्यवस्था पर लागू नहीं है। सैनिक ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अनुच्छेद 21 जीवन रक्षण का अधिकार है और हम जो है अपने जीवन बचाने के लिए हम युद्ध में, वार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ये नहीं लागू है मिलिट्री में। बाकी सबसे छीना जा सकता है। सैनिक भाग नहीं सकते हैं, बल्कि भाग लेना पड़ेगा, यह है। और अनुच्छेद 21 को देश के विकास में बाधा आ रही थी तमाम, लैंड एक्वायरमेंट में भी बाधाएं आ रही थी, जिसके चलते इसको 1978 में हटा दिया गया है। तो ये सब तमाम बातें रही। अनुच्छेद 33 में जैसा बताया गया है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों या गुप्तचर संस्थाओं, सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर फंडामेंटल राइट को प्रतिबंधित किया जा सकता है, या वैसा एरिया या वैसा कोई देश का भाग जहाँ पर मार्शल लॉ लगा हो, सैन्य शासन लगा हो, वहाँ पर भी इसके प्रभाव को रोका जा सकता है। तो यह रहा आपका मूल अधिकार की विशेषताएं। एक बात और है, अधिकतर विद्यार्थी यह जानते हैं कि जो मूल अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक ही है, जबकि अनुच्छेद 12 से लेकर है। तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी जो है 12 से 35 तक यदि आप पढ़ना, तो पहले जो अनुच्छेद हैं, चाहे वो 12 हो, तो उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, उसमें राज्य के कौन कौन से प्राधिकार हैं, राज्य का मतलब क्या है, कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, जैसे निगम, जीवन बीमा निगम, तो इन सब का वर्णन किया गया है 12-13 में। राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपने अधिकारों के सुरक्षा के लिए यदि आपको कोर्ट जाना पड़े, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि यह जो है राज्य के खिलाफ जा रहे हैं, राज्य में कौन कौन सी अथॉरिटी आती हैं। तो यहाँ पे राज्य मीन्स स्टेट मीन्स, अर्थात स्टेट में कौन कौन सी अथॉरिटी आएंगी, सबका वर्णन इन अनुच्छेदों में किया गया है। इसलिए पहले वर्णन कर दिया गया राज्य है क्या, राज्य में कौन कौन सी अथॉरिटी आती है, फिर उसके बाद भारतीय संविधान का वर्णन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 32 के बाद जो 33, 34, 35 है, तो वहाँ पर जैसा हमने बताया कि मार्शल लॉ, सैन्य शासन, इन सब का वर्णन किया गया है कि कहाँ पर मूल अधिकारों के प्रभाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन सब बातों का वर्णन किया गया है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। और तो फिर आगे चलते हैं हम। मूल अधिकारों में जो मुख्य पहला है वह है समानता का अधिकार, अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार देश में सभी व्यक्ति समान हैं, संविधान का शासन है। भारत में किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति व्यक्ति विशेष नहीं है, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है और विधियों के समान संरक्षण जो शब्द है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो समानता के अधिकार में विधि के समक्ष समता है, यह ब्रिटिश मूल का शब्द है, और जो आगे हम लोग विधि का समान संरक्षण कहते हैं, यह अमेरिका से प्रभावित है। दूसरे संदर्भ में हम कह सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के देश में विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य स्पेशल बर्ताव नहीं करेगा। हाँ, इसमें आप लोग थोड़ा अपवाद देख सकते हो कि विधि की समझ समता है, लेकिन फिर भी अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के खिलाफ
उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, या राज्यपाल के खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है जब तक वह अपने चेयर पर मंचासीन है। कभी विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना भी है तो उसको नोटिस देना पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ थोड़ा अपवाद है, लेकिन ये देश के हेड ऑफ द स्टेट हैं, इसलिए इतना सम्मान के रूप में हिज एक्सीलेंसी जैसा हम यूज करते हैं, तो महामहिम यूज करते हैं। तो इस डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी पूरे देश में विधि की समझ समानता है। और ब्रिटिश न्यायविद एविडासी का मानना भी है कि विधि के समझ समानता का विचार विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। अर्थात जो विधि के समझ समानता है या विधि के शासन को स्थापित करता है, कानून के शासन को स्थापित करता है। तो यहाँ पर यह जो हमने बताया लिखा भी है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पर जो ये तमाम उन्मुक्तियाँ दी गई हैं, तो ये बात है कि उसके पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति को या राज्यपाल को। ये तमाम उसमें अपवाद हैं। तो ये जो है कुछ अपवाद हैं। आगे है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी पब्लिक स्थान पर किसी भी जाने से रोका नहीं जा सकता है। उसको किसी भी प्रकार के साथ उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये जो है विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15 द्वारा किया गया है। ऐसा है कभी कभी राज्य कानून के शासन को लागू करने के लिए कुछ व्यवस्था कर देता है, जैसे महिलाओं का कोच है, ये पुरुषों की सीट है, ये महिलाओं की सीट है स्पेशल। तो ये जो समानता को लागू करने के लिए किया जाता है, इसको आप इसका वो मत समझना। विशेष व्यवस्था दी जाती है तो यह जो है कानून को ही लागू किया जाता है कि विशेष व्यवस्था दी गई है। तो इसको भी आप लोग हमेशा ध्यान रखना। बाकी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं कहीं पर विशेष प्रोविज़न दे दिया गया है स्पेशल, तो समानता लागू करने के लिए ही दी गई है। अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जिसको सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियों के प्राप्ति में अवसर की समानता। अर्थात राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के पद को धारण करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी पद को धारण कर सकता है, बशर्ते वह योग्यता और क्षमता रखता हो उस पद को धारण करने के लिए। इसमें राज्य व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, इसका अपवाद आप देखते हो आरक्षण व्यवस्था। तो आरक्षण व्यवस्था देकर इसमें भी एक तर्क देते हैं कानूनविद कि आरक्षण के द्वारा, जैसा कि बीपी सिंह सरकार ने 1990 के दौरान मंडल कमीशन को लागू किया था, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समानता को स्थापित करने के लिए ही यह व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता दी गई है। राज्य किसी भी व्यक्ति को यदि उसके पास उक्त पद को धारण करने की योग्यता और क्षमता है
तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह रहा आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की स्वतंत्रता। जो अपवाद है वो हमने बता दिया कि इसमें अपवाद है आरक्षण व्यवस्था और ये सब। तो ये रहा आपका अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में को प्राप्त करने में अवसर की समानता से संबंधित है। अगला है अस्पृश्यता का अंत। ये हमेशा याद रखना। अस्पृश्यता का जो अंत है इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण माना था और उन्होंने सामाजिक समता को स्थापित करने के लिए इस अनुच्छेद को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया था। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कोविड-19 आज के समय में यह एक अपवाद है कि आज हम लोग यदि डिस्टेंसिंग फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करेंगे तो कोविड-19 की एक्सपेंशन या ट्रांसमिशन का खतरा ज़्यादा है। तो ये अपवाद है, इसको इससे मत जोड़ना आप लोग। तो अस्पृश्यता का संविधान द्वारा अंत कर दिया गया है और जैसा यहाँ दिया गया है कि 1976 में अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम लाया गया और जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि अस्पृश्यता शब्द को संविधान और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया, बल्कि इसमें दिया गया है कि मैसूर उच्च न्यायालय ने इसके संबंध में विशेष निर्णय भी दिया है। तो अस्पृश्यता के अंत के बाद लास्ट है इस समानता के अधिकार में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों कि अंग्रेजों के समय में व्यक्ति विशेष को या विशेष कार्य करने के लिए विशेष उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे राय बहादुर, दीवान बहादुर, महाराजा, राज बहादुर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आर.एन. टैगोर जी को, महात्मा गांधी जी को मिली थी। तो ये उपाधियाँ दी जाती थी। ये उपाधियाँ समाज में समानता के लिए बहुत बड़ी घातक थी, असमानता पैदा करती थी। कोई राव लिखता था राव बलजीत सिंह, कोई महाराज बलजीत सिंह, कोई राय बहादुर बलजीत सिंह, कोई महाराजा बलजीत सिंह। तो ऐसे में यह कहीं ना कहीं असमानता पैदा करती थी। तो भारतीय संविधान द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, सेना और विद्या संबंधी उपाधियां आज भी दी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा पद्म भूषण, पद्मश्री, तमाम उपाधियां आज दी जा रही हैं, लेकिन इन उपाधियों को आप अपने नाम के सामने प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए BHU कुलपति डॉक्टर लालजी सिंह जी को पद्मश्री की उपाधि मिली थी, तो वो पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह या पद्मश्री प्रोफेसर लालजी सिंह नहीं लिख सकते। ये उपाधि मिली है तो उपाधियों का सम्मान सहित तो रख सकते हैं कि उपाधि मिली है, लेकिन उसका नाम के आगे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है संविधान द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है, यह हमेशा याद रखना। तो समानता के अधिकार में ये रहे मुख्य अधिकार जो भारत के संविधान के द्वारा भारतीय समाज में समानता को स्थापित करने में काफ़ी प्रयास करते हैं। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में 6 अधिकारों की रक्षा की गई है। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम और संघ या समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध संचरण या आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भूभाग में घूमने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति या व्यापार
करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पहली, अर्थात आप अपने विचारों का आदान प्रदान या अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, यह आपको अधिकार दिया गया है। वो विचार अभिव्यक्ति आप चाहे शांतिपूर्वक पत्र पत्रिका के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या किसी भी माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कर सकते हो। संविधान यह आपको गारंटी देता है, आपको किसी भी प्रकार का आपके ऊपर रोक नहीं है। अगला है शांतिपूर्व निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, अर्थात आप बिना शस्त्र लिए कोई भी सभा, सम्मेलन या रैली कर सकते हो, लेकिन वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए। आप कोई भी संघ समिति बना सकते हो, जैसे राजनीतिक दल, संगठन, कोई भी समिति रजिस्टर्ड करवा सकते हो, जैसा कि आप लोगों ने डीएलएड मोर्चा बनाया है। तो ये जो है आपको अधिकार दिया गया है। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, अर्थात कहीं भी आप जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। और उसके बाद है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और कोई व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में मुख्य रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन जब संपत्ति का अधिकार हट गया तो यहाँ पर भी जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया। तो इस प्रकार ये अब 6 है। तो इस प्रकार ये आपके अनुच्छेद 19 में अधिकार रहे। अगला है अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अर्थात यदि आपने कोई अपराध किया है तो इसमें आपको संरक्षण दिया जाता है। वो जो संरक्षण है वो इस प्रकार है, आप कोई भी कानून, आपने जो अपराध किया है उस समय जो कानून था उसी कानून के तहत ही आपको सज़ा दी जाएगी, यह आपको संविधान द्वारा संरक्षण दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस समय जो कानून नहीं थे वो कानून, जो नए कानून बने हैं, नए कानून के अनुसार आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि जो कानून उस समय थे वही कानून के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। अनुच्छेद 20 में अगला है कि आपको कभी भी दोहरी सज़ा नहीं दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी, मतलब एक अपराध के लिए आपको दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। और अगला है कि आप अपने स्वयं के विरुद्ध आपको किसी भी प्रकार की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये रहा अनुच्छेद 20। और आगे है अनुच्छेद 21 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम राइट टू लाइफ अर्थात जीवन का अधिकार कहते हैं। और इसी अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया है, जिसको हम RTE राइट टू एजुकेशन भी कहते हैं, अर्थात शिक्षा का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 21 है यह घोषणा करता है कि व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और यह अनुच्छेद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मान्यता देता है, अर्थात इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसा हमने पहले बताया कि अनुच्छेद 21 को कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, कभी छीना नहीं जा सकता है। और इस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कई बार कोर्ट में विषय भी गया कि जीवन के अधिकार में क्या क्या आता है। तो जब तक अनुच्छेद 21 से नहीं था तब तक शिक्षा का अधिकार भी इसमें छिपा था, अर्थात यह माना जाता था
कि जिस प्रकार जीवन जीने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा भी जरूरी है। तो जीवन जीने के लिए शिक्षा भी आती थी, तो यह शिक्षा का अधिकार व्यवस्थित रूप से इस अधिकार में छिपा था। लेकिन बाद में जब अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया तो वो अलग हो गया। तो इस जीवन के अधिकार में मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, सब अधिकार आ जाते हैं जो सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो ये रहा अनुच्छेद 21। और ये हमेशा याद रखना कि अनुच्छेद 21 में जब ए जोड़ दिया जाएगा तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 21 हम पुनः बता दे रहा हूँ कि ये स्थगित किया जा सकता है। इसका एक अपवाद है आर्म फोर्स। आर्म फोर्स पर ये लागू नहीं है, अर्थात देश यदि इमरजेंसी है, संकट काल है, तो आपसे कभी भी कोई सैन्यकर्मी या सैनिक नहीं कह सकता है कि हमें अपने जीवन जीने का अधिकार है और मैं घर जा रहा हूँ। इसलिए सेना में नहीं लागू है, बाकी ये आपको ये अधिकार कभी छीना नहीं जा सकता है। तो ये रहा अनुच्छेद 21। और जब हम इसमें ए जोड़ दिया गया तो यह जो है राइट टू एजुकेशन हो गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो ये रहा अनुच्छेद 21। आगे अनुच्छेद 22 है, जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। अर्थात यदि व्यक्ति कोई अपराध करता है तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामलों से संबंधित है, दूसरा भाग निवारक हिरासत से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है: गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे उपस्थित करने का अधिकार। अर्थात आप यदि कभी गिरफ्तार होते हैं तो आपको FIR की लिस्ट दिखाना पड़ेगा कि आपके खिलाफ FIR है, और आपको अपने बचाव के लिए विधिक व्यक्ति, एडवोकेट या कानून से सलाह मशविरा या बचाव का अधिकार है। आप उसको रख सकते हो, हायर कर सकते हो। और उसके बाद अगला है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट कोर्ट होगा उस कोर्ट में आपको हाजिर करना पड़ेगा, जहां आप अपना बचाव कर सकें। आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर आपको किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिससे वहां आप अपना बचाव कर सकें। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड उचित कारण न बताए। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। निरोध वाले व्यक्ति को अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करे। अर्थात जो अनुच्छेद 22 से 2 भाग है। पहला साधारण है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, वकील रखने का अधिकार होगा और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उसको हाजिर करना होगा। दूसरा है, जहाँ पर जैसे किसी विशेष कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया है, नज़रबंद किया गया है, तो उसको भी जो है हिरासत में 3 महीने से अधिक नहीं रखा जा सकता है। यह दिया गया, जैसे किसी को टाडा के तहत, किसी को मीसा के तहत, या किसी को कश्मीर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत, एप्सफा जिसको कहते हैं, इसके तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उसको भी अधिकतम 3 महीने हिरासत में रख सकते हैं। जैसे पहले पोटा था। तो इन सब जो देश के आतंकवादी निरोध के लिए जो कानून बनाए गए हैं, देश की सुरक्षा के लिए जो बातें हैं, वहाँ भी उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। रखना होगा तो उसको जो है उस संबंधित अथॉरिटी को बताना होगा कि इसको ज़्यादा दिन क्यों रख रहे हैं।
जैसे कि धारा 370 को ख़त्म होने के बाद भी कुछ राजनेताओं को जो कश्मीर के थे उन्हें निरोध में रखा गया था, हिरासत में, तो उसका कारण बताया गया था। तो ये रहा अनुच्छेद 22 का ये भाग। आगे जो हमने बात किया ये सब यहाँ मेंशन है कि मीसा कैसे था, पोटा कैसे था, ये सब बातें हैं। आगे है तीसरा अधिकार, राष्ट्र समानता स्वतंत्रता हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो अनुच्छेद 23 है, यह बेगार या बलात् श्रम पर निषेध करता है। अर्थात राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बेगारी नहीं कर सकता है। यदि किसी से काम लेगा तो उसका पैसा पे करेगा। जैसा कि प्राचीन काल में या पुराने समय में कहीं कहीं ये बातें मिलती है कि व्यक्ति को लोग गुलाम बना के रखते थे, या यूनान में भी ये बातें आती हैं, भारत में ही नहीं, कितने गुलाम किस व्यक्ति के पास हैं। तो किसी भी व्यक्ति को कोई बलात् श्रम नहीं करवा सकता है। और मानव का जो व्यापार है उस पर पूरा प्रतिषेध लगा दिया गया है। अर्थात जैसे पहले दासों का व्यापार होता था, लेबर का व्यापार होता था, व्यक्ति को लोग जो है खरीदते बेचते थे, यह भारतीय संविधान के तहत पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम को भी रोकता है। अर्थात बेगार के साथ साथ किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती या बिना पैसे के ज़्यादा वर्क या काम नहीं ले सकता है। तो यह व्यवस्था भारतीय संविधान में जो शोषण होता था पहले से राजाओं महाराजाओं के समय में, उसको समाप्त किया गया है। अर्थात इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको अवसर दिया गया है। और यह जो है एक बहुत बड़ा हमारे समाज में कहीं कहीं पर ये कुरीतियाँ व्याप्त थी कि मानव का व्यापार, बलात् श्रम या मानव का व्यापार या बेगारी, तो इन सब को पूरी तरह से समाप्त करता है अनुच्छेद 23। अर्थात राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई शोषण नहीं करेगा, कोई उनके साथ किसी भी प्रकार का यदि श्रम लेगा तो उसको पे करेगा। तो इसको जो है समाप्त किया गया। और अगला महत्वपूर्ण है जो बालकों के सुकुमार अवस्था का ध्यान देता है। अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको रखने पर प्रतिषेध किया गया है। अर्थात पहले जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य होते हैं, और कभी कभी छोटे बच्चे कारखानों में काम करते थे, कुपोषण का शिकार हो जाते थे, उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता था। तो ऐसे समय में कल कारखानों फैक्ट्रियों में ये भी शोषण माना जाता था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ श्रम लिया जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ऐसे समय में कल कारखानों, फैक्ट्रियों या किसी भी वर्किंग प्लेस पर छोटे बच्चों से जिनकी एज 14 साल से कम है उनको नहीं रखा जा सकता है। तो ये रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अधिकार है। और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का यहाँ जिक्र किया गया है, जिसका क्वेश्चन भी आता है आपके शिक्षा जगत में। तो यह भी जो है बालकों की सुकुमार अवस्था का काफ़ी ध्यान देता है। और इसके बाद अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह है कि जो भारत है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इन रिलीजियस अफेयर, अर्थात धार्मिक मामलों में राज्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह होता है सेकुलर स्टेट।
तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतःकरण और धर्म को मानने की व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, मान सकता है और उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। आज जो ईसाई मिशनरी या तमाम धार्मिक लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत या अनुच्छेद 25 का सहारा लेकर ही करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट कर सकता है, प्रबंध कर सकता है, धार्मिक प्रयोजन कर सकता है, धार्मिक विषय कार्यों को कर सकता है। तो ये सब जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और इस पर अगला है, और इसमें साथ साथ धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये सब तमाम बातें की गई हैं कि किस प्रकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो करों की व्यवस्था की गई है, अर्थात अनुच्छेद 27 में इसका भी उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय के पोषण में जो व्यय करेगा, उसका रख रखाव करेगा, तो उसके लिए भी जो है कर ले सकता है। ये सब बातें अनुच्छेद 26 में 27 में की गई है। और अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजनिधि के अंतर्गत पूर्णतया पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनकी स्थापना किसी न्यास के अधीन हुई है। इसका मतलब यह हुआ प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कई ऐसे संस्थान होते हैं जो ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कई मदरसे, कई क्रिश्चियन स्कूल हैं जो किसी बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनको जो है सरकार ने मान्यता दे दिया है, ऐड कर दिया है, उनको सरकार ग्रांट देती है, तो वहाँ पे वो चला सकते हैं अपनी धार्मिक शिक्षा। बाकी शासकीय स्कूल, गैर शासकीय वह स्कूल जिनकी स्थापना किसी ट्रस्ट द्वारा हुई है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। बाकी कोई भी स्कूल, विद्यालय, संस्थान या कॉलेज जो राजनीति से चल रहे हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह बात की गई है। इस पर समय समय पर विवाद भी होता रहा है, तमाम बातें होती रही हैं। जैसे अनुच्छेद 28 के अंतर्गत ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है, अर्थात जो पूरी तरह शासकीय हैं, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी न्यास के तहत की गई हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हैं में धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि सेकंड में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। अर्थात ऐसे संस्थान जिनको ग्रांट राज्य देता है लेकिन किसी न्यास ने, क्रिश्चियन बोर्ड ने या किसी मदरसा बोर्ड ने स्थापना की है, तो वहाँ पर जो है मदरसा बोर्ड इन द सेंस किसी धार्मिक संस्थान ने या धार्मिक समुदाय ने उनकी स्थापना की है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगला है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसका अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृत है, वो उसको सुरक्षित रख सकते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई रोक नहीं करेगा। इसका मतलब यह है बेटा, जो माइनॉरिटी सोसाइटी है उसका अपना कल्चर, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति इत्यादि को संरक्षित करने का अधिकार है, वह उसको संरक्षित कर सकते हैं।
अनुच्छेद 29 में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात इस एक्ट के द्वारा जो माइनॉरिटी समाज है वह जो है अपनी लिप इत्यादि को सुरक्षित रख सकता है। आगे है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई उनको भी अधिकार प्रदान है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निबंधित या निराकृत नहीं होंगे। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 29-30 जो अल्पसंख्यक सोसाइटी है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको लिपि, बोली, भाषा, संस्कृत को संरक्षित करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उन्हें जो है प्रशासन का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। तो ये रहा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। आगे है अनुच्छेद 30 जहाँ पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया, वह एक कानूनी अधिकार है। तो अगला है अनुच्छेद 32 जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में जिन अधिकारों का हनन होता है उसके उपचार रेमेडी की बात कही गई है। मैं प्रीवियस टाइम में भी कह चुका हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 का मूल उद्देश्य अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी प्रदान करना है, जिससे जो हमें अधिकार मिले हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और जो इसमें मुख्य रूप से अधिकार दिए गए हैं जिसको हम लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है यह रिट तब दायर की जाती है जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई वारंट जारी किया जाता है या उसको हिरासत में लिया जाता है, तो वह व्यक्ति कोर्ट का सहारा लेता है और यह कहता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाया जाए। तो जो मैंने बताया 24 घंटे के अंदर उसको किसी भी न्यायालय या कोर्ट के समक्ष लाना होता है। अगला है परमादेश। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। यह किसी विभाग के खिलाफ जारी किया जाता है जो संवैधानिक नहीं है, तो उसमें न्यायालय यह आदेश जारी करता है, यह आदेश देता है कि जो यह विषय है इस विषय में उनके कार्यों को करने के लिए जारी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शासकीय संस्था किसी काम को नहीं करती है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से पीछे हटती है, तो हम न्यायालय का सहारा ले सकते हैं और यह आदेश जारी किया जा सकता है कि इस काम को इतने दिन के अंदर किया जाए, नहीं तो न्यायालय अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो यह जो है परमादेश होता है। अगला है प्रतिषेध। इसका मतलब होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक
प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जाते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के उपलब्ध नहीं है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य करता है तो हम न्यायालय का सामना करके उस कार्य को हम रोक सकते हैं। न्यायालय कहता है कि यह कार्य आपके कार्य क्षेत्र के बाहर है, तो उसको हम रोक सकते हैं, तो वहाँ पर हम प्रतिषेध रिट दायर कर सकते हैं। अगला है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना या सूचना देना है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे पत्र जारी कर किया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जाता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर, जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक का अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण जो रिट है या प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध एक तरह उत्प्रेषण भी विधिज्ञ निकायों एवं निजी व्यक्तियों के इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अर्थात उत्प्रेषण का मतलब हम सीधा अर्थों में समझ सकते हैं, जब कोई न्यायालय या विभाग कोई कार्य करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो न्यायालय निम्न न्यायालय को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है, रिट दायर किया जा सकता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसको आगे भेजा जाए। तो इसको हम उत्प्रेषण कहते हैं, अर्थात उस चीज़ को फॉरवर्ड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। अगला है अधिकार परीक्षा। शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंटी के द्वारा इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावों की जांच के लिए किया जाता है, या किसी कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्यालय में कोई कार्य कर रहा है तो उससे पूछा जा सकता है कि आप यह किस अधिकार के तहत इस पोस्ट पर यह कार्य कर रहे हैं या अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अधिकार परीक्षा में केवल पीड़ित व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी से पूछ सकता है कि आप अपने कार्यों का इस चेयर पे या इस पोस्ट पर या इस विभाग में जो निर्वहन कर रहे हैं या जो कर रहे हैं वो किस अधिकार के तहत कर रहे हैं। तो यह रहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे दिया गया है जो हमने बताया अनुच्छेद 33 है और है, तो अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह जो आर्म क्षेत्र है, खुफिया एजेंसियों का क्षेत्र है, कैंटोनमेंट क्षेत्र है, वहाँ इसको सीमित किया जा सके। आगे बताया गया है जहाँ मार्शल लॉ लागू है वहाँ पर कैसे यह अधिकार लागू नहीं होगा। सशस्त्र बलों या मार्शल लॉ जहाँ सैन्य कानून है वहाँ कैसे इसको हटाया जा सकता है, इन सब विधियों को दिया गया है। तो इस प्रकार यह जो है आपके रहे मौलिक अधिकार जो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। मुझे आशा और उम्मीद है आप इन अधिकारों को जानोगे और फ्यूचर में इन अधिकारों का प्रयोग करोगे। थैंक यू सो मच।